अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस गई है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में। इन्होंने उल्टे तजर्बे किए। सियासत का इन्हें अंदाज़ा कोई नहीं है, मईशत का इन्हें कुछ पता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का इनको आइडिया नहीं है, दुनिया खारजी ताल्लुकात में कहाँ से कहाँ निकल गई, और ये अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को नीचे से नीचे ले जा रहे हैं। और अब एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस गई है। इस जगह पे एस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू करना पड़ेगा। और मौजूदा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके अंदर जिनको हुकूमत में बिठाया हुआ है, उनमें ये काबिलियत ही नहीं है और आवाम का उन पर एतमाद भी नहीं है। मिसाल के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट अब ये लाइन ले चुकी है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का नामजद करदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी वो नहीं बनने देंगे। अभी तक तो इमरान खान ने चिट्टा इनकार किया कि नहीं, मैं तब्दील नहीं करता, लेकिन ये सियासत है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है कल को इमरान खान साहब कोई और फैसला दें, लेकिन सुहेल अफरीदी की हमायत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इजाफा होता जा रहा है। वो वहाँ पे काफ़ी तगड़ा हो गया। अब देखना यह है कि पीटीआई या इमरान खान साहब अपना फैसला बदलते हैं या एस्टेब्लिशमेंट मजीद फंस जाती है, क्योंकि DGISPR ने बड़ा वाज़े कहा कि वो नहीं बनने देंगे। देखिए, दूसरे अल्फाज तो यही है कि सुहेल अफरीदी को हम नहीं बनने देंगे। भाई, जितने टाउट्स हैं वो इसी बारे में खबरें दे रहे हैं। एक टाउट ने तो यहाँ तक खबर दे दी कि जनाब कोई एस्टेब्लिशमेंट को पेपर मिल गए, उनसे साबित हो गया कि जनाब ये जो सुहेल अफरीदी है ये कोई रॉ का एजेंट है और फिडेमुत ताड़ी रिपोर्टिंग के होते। ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लो, चीज़ों को देख लो, वो बंदा कौन है। वो कबायली इलाकों से पहला आदमी है जिसको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए। उनकी महरूमियाँ दूर होने जा रही हैं, उनका अपना बंदा आ रहा है, और यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पेट में मरोड़ उठ के भी आपका लेना देना ही कोई नहीं है। अवाम ने जिनको वोट दिए वो फैसला करेंगे कौन आएगा, हुकूमत करेगा। आज आपको गंडापुर की याद सता रही है, आपको लगता है जी गंडापुर आपका बड़ा काम का आदमी था या उसके साथ आप बेहतरीन तरीके से चल रहे थे, तो फिर गंडापुर की बात मान लेते या उसकी रिक्वेस्ट मान लेते। तो अब मामला यह है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाते लाते जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया। ज़रा एक दफ़ा पाकिस्तान का मैप आप देखें। इस नक्शे पे मुझे कोई इलाका बताएं जो महफूज हो और पुरअमन हो। कराची की बैड गवर्नेंस आपके सामने है, सिंध के हालात आपके सामने है, सैलाब आया हुआ, पूछने वाला कोई नहीं है। जितनी सिंध के अंदर तबाही है, करप्शन है, उसका तो कोई मुकाबला पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। ये इस्तेहकाम हो या अदम इस्तेहकाम हो, सिंध के अंदर जो करप्शन को दबाव मिलता रहता है ना जरदारी साहब के आशीर्वाद से, वो नहीं रुकता। कच्चे के डाकुओं ने तबाही फेरी हुई है सिंध और पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर। रात को आप ट्रैवल नहीं कर सकते वहां पे। बलूचिस्तान की सूरत हाल ये हो गई है कि वहां पे आप शाम के बाद सफर नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। बलूचिस्तान में मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया सिर्फ दो चीजें महफूज हैं, एक मादनियात के ट्रक और दूसरा ईरान से स्मगलिंग होने वाला तेल। बाकी हर चीज बलूचिस्तान में जो है वो टारगेट की जाती है, और ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और इनमें माल किसकी जेब में जाता है ये भी सब जानते हैं। जो बॉर्डर पे हैं उन्हीं की मर्जी से स्मगलिंग होती है, वरना कैसे हो सकती है। तो बलूचिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क कर दिया, कोई भी वहां महफूज नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। रोज़ाना धमाके, गोली बारूद, हमला, बच्चों की शहादतें, खवातीन की शहादतें, मासूम शहरी जांबाक हो रहे हैं। अभी TI खान के अंदर एक अटैक हो गया, उसमें पुलिस वाले जांबाक हो गए। तो लगातार खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में भी यही चल रहा है, वहां पे भी इस्तेहकाम नहीं आने दिया। अफगानिस्तान से एक नई लड़ाई शुरू कर दिया। अब अफगानिस्तान के बारे में बताऊं, देखिए वो अफगानी भी कहते हैं कि अमेरिका से और रशिया से पूछ लें, आप हमसे लड़ना चाहते हैं तो आप उन दोनों से पूछ लें। रूस जो है वो एक सुपर पावर था, अमेरिका जो है वो दूसरी सुपर पावर था। वो दोनों जान छुड़ा के निकले हैं इन पहाड़ों में से। अब पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन पहाड़ों से क्या निकालना चाहती है? देखिए, मादनियात तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन जिस चक्कर में हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं उसका नतीजा क्या हमारे हक में निकलेगा, या हम कई दहाइयों तक लंबी एक लड़ाई के अंदर फिर झोंके जाएंगे, फिर एक लड़ाई में चले जाएंगे ना। भारत कितनी समझदारी का मुजाहरा कर रहा है, हालांकि वो इंतहाई एंटी तालिबान है भारत के लोग, लेकिन वो ये समझते हैं कि ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, और वो अक्लमंदी से अपने खारजी ताल्लुकात बना रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। और पाकिस्तान अपने हमसायों से बिगाड़ता चला जा रहा है 7 समंदर पार अमेरिका को खुश करने के लिए। फिर भारत से हमारी दोबारा लड़ाई होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एस्टेब्लिशमेंट खुद खबरें चलवा रही है कि अक्टूबर नवंबर में मुमकिन है कि भारत हमारे ऊपर एक अटैक करे। फिर अब अगर आप पंजाब में आ जाएं तो सैलाब मुतासरीन अभी तक बेयारो मददगार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जिन इलाकों में पानी उतरा है, लोग अपने घरों को जाकर खुद ही आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भूखे हैं, परेशान हैं, फसल लगने का टाइम हो गया, उनके पास बीज और खाद के पैसे नहीं हैं, और हुकूमत अभी सिर्फ सर्विस करवा रही है, कोई काम हुकूमत ने शुरू नहीं किया। पंजाब में तहरीक लब्बैक और पुलिस के बीच में इस वक्त एक मैच पड़ा हुआ है, एक सड़कों पे जंग लगी हुई है। तहरीक इंसाफ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं।
इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, वो इस वक्त कंटेनरिस्तान बना हुआ है। पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर ही कंटेनर आपको दिखाई देते हैं। आम आदमी अपने बच्चे को अस्पताल ले जा रहा था, गोद में उठा के भाग रहा था और बददवाएं दे रहा था। मोटरसाइकिल वाला था बेचारा अकेला, एक आम शहरी, उसको पुलिस वालों ने पकड़ के मारना शुरू कर दिया कि यहां से तुम गुजरे कैसे हो। भाई वो जा रहा है, उसको जाने दो, एक आदमी क्या कर लेगा। लेकिन नहीं, इस्लामाबाद को एक नो गो एरिया बना दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए, कंटेनर लगा लगा के तबाह कर दिया। ऐसा लगता है इस्लामाबाद नहीं है, कोई समंदर के किनारे कोई पोर्ट है, कोई बंदरगाह है जहां पे कंटेनर ही कंटेनर्स पड़े हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में एक अलग टाइम बम लगा हुआ है। आज 11 तारीख है, 19-20 तारीख तक का टाइम है हुकूमत के पास मुतालबा तस्लीम करने का। अब मुतालबा तस्लीम करने की बजाय इन्होंने आज़ाद कश्मीर में जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए। ये पाकिस्तान में इस्तेहकाम लेकर आएंगे। और जो कश्मीरी नौजवान हैं उन्हें इस्लामाबाद में पकड़ पकड़ के पुलिस डंडे मार रही है, उनको रुसवा कर रही है, उनसे ज्यादती कर रही है। बल्कि नौजवानों ने क्लेम किया कि उन्हें कहा गया कि तुम कश्मीर मुर्दाबाद के नारे लगाओ। उन्होंने डंडे खा लिए, मार खा ली, लेकिन उन्होंने कहा जी हम ये नारे नहीं लगाते। फिल्मों में हम ये देखते थे ऐसा जुल्म और जबर, लेकिन हमने कभी हकीकी जिंदगी में तसव्वुर नहीं किया था जो इस्लामाबाद पुलिस ने अब किया कश्मीर के नौजवानों के साथ, बकौल उन नौजवानों के। तो आज़ाद कश्मीर में भी एक टाइम बम सिचुएशन है, टाइम गुजर रहा है, किस वक्त वहां धमाका हो कुछ आप कह नहीं सकते। फिर गिलगित बल्तिस्तान में लगातार एहतजाज चल रहा है, वहां पर तजारत रुकी हुई है। वो लोग कह रहे हैं जी हमारे वसाइल पे जो कब्जा किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो बंद होना चाहिए। अब एक सूबे में हुकूमत ही नहीं है इस वक्त, और वो भी सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जिद की वजह से। वजीर आला ने इस्तीफा दिया, गवर्नर कहता मुझे मिला ही नहीं, हालांकि मिलते ही मंजूर हो जाता है ऑटोमेटिकली। कानून ये कहता है कि जैसे ही वजीर आला का इस्तीफा मौसूल हो गया गवर्नर को, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गए। ये मुझे सिद्दीक जान साहब ने बताया कि बड़ा सादा है ये। लेकिन अब मामला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की जिद है, इसको वजीर आला नहीं बनने देंगे। अवाम की जिद है, हमारा वजीर आला है, हमारे लीडर ने कहा हुआ है, तो एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बंद गली में ले गई। अब अगर ये इसको वजीर आला बनने देते हैं तो वो अवाम की ताकत से और अपने लीडर की विल से वजीर आला बनेगा, तो फिर तो वो एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुनेगा। उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चीजें कर सकते हैं। और अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनने देती तो एस्टेब्लिशमेंट एक नई लड़ाई के लिए तैयार रहे। यहां पे खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी चित्राल होगी पॉलिसी की, और वो इसलिए होगी कि लोग नहीं मानेंगे ये बात। मैं खैबर पख्तूनख्वा के चप्पे चप्पे में फिरा हूं। ये जब मैं बहुत मुश्किल हालात देख रहा था, भागदौड़ में लगा हुआ था, कभी किसी पहाड़ पे, कभी किसी जगह पे, कभी कहीं में रहता था, लोगों से मुलाकातें भी होती थी बेशुमार, और बाज़ वक्त मैंने बड़ा अच्छा भी गुजारा खैबर पख्तूनख्वा में। तो गुज़िश्ता 1 साल जब मैं, इससे पहले मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहा लगभग 1 साल तक, तो मैं लोगों से पूछता रहा, और मुझे 99% नहीं 100% लोग एक बात पे कायल थे, चाहे वो ANP के, चाहे फजलुर रहमान के, चाहे जमात इस्लामी के, चाहे PTI के। जितने ग्राउंड के ऊपर लोग हैं वो सारे के सारे नफरत करते हैं मिलिट्री ऑपरेशन से। वो सब कहते हैं जी मिलिट्री ऑपरेशन हम नहीं होने देंगे, मिलिट्री ऑपरेशन के वो खिलाफ है। कोई इमरान खान के खिलाफ है, कोई फजलुर रहमान के खिलाफ है, कोई ANP के खिलाफ है, कोई ML वली खान के खिलाफ है। वो मुखालफतें अपनी जगह पे, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है सारे के सारे उसके खिलाफ थे। और उसका जो रीजन है ना सादा, वो ये है कि ये तमाम लोग ये समझते हैं कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है ये वफाक की एक माशी पॉलिसी होती है, जिसमें वो पैसा वैसा बनाने के लिए हमारे इलाके में ऑपरेशन करवा देते हैं, और इसके अंदर हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। ये वो लोग बार बार कहते हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और दहशतगर्दी से तंग भी हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मगर वो मिलिट्री ऑपरेशन को अब वफाक की एक माशी पॉलिसी के तौर पर देखते हैं, क्योंकि हजारों ऑपरेशन के बावजूद आज तक खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में या पाकिस्तान में अमन नहीं आ सका। अमन वहां करीब भी नहीं आ सका, बल्कि जब जब ऑपरेशन किए जाते हैं उस दौरान में बदअमनी बढ़ती चली जाती है। तहरीक लब्बैक सड़कों पे है, वो मामले पे मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले वज़ीर दिफा ने एतराफ़ कर दिया एक टीवी टॉक शो में कि तहरीक तालिबान लाने, जो TTP वाले लोग हैं उनको वापस लाने की जो पॉलिसी है और जो प्रपोजल है वो जनरल बाजवा की थी। और जनरल बाजवा की 2 प्रपोजल थी। एक वो तहरीक तालिबान को पाकिस्तान में लाना चाहता था, दहशतगर्दों को, और दूसरा वो PDM को हुकूमत में लाना चाहता था। 2 चीज़ें लेकर आया इस मुल्क पे जनरल बाजवा, जो उसने इस मुल्क पे एहसान किया। नंबर 1, जनरल बाजवा दहशतगर्दों को लेकर आया पाकिस्तान में, ये उसकी पॉलिसी थी, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने फैसला दे दिया। इमरान खान साहब ने ये मुकदमा रखा कौम के सामने, तहरीक इंसाफ के सामने भी रखा कि ये प्रपोजल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और ये चीज़ आई है, लेकिन तय हुआ कि इसको बैठ के पार्लिमानी तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से। तो जमहूरी तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया गया अवामी मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से, लिहाजा पॉलिसी होगी फारिग। तो जनरल बाजवा ने, एक तो जनरल बाजवा लेकर आए दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, ये उनका एहसान है इस मुल्क पे।
दूसरा, माशी दहशतगर्दों को भी जनरल बाजवा पाकिस्तान में लेकर आए, जिनको आज इक्तदार में बिठाया हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों तरह के दहशतगर्द जो हैं, चाहे बंदूक वाले दहशतगर्द, चाहे मईशत वाले दहशतगर्द, इन दोनों को सहूलतकारी दी गई बाकायदा जनरल बाजवा के जाने के बाद भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पासून के नौजवान या कबायली इलाकों के लोग जरगे कर करके इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, शिकायत करते रहे, लेकिन तब कोई नहीं जागा। पहले तालिबान को लाया गया, दहशतगर्दों को ला के उनको बसाया गया, फिर उनको फैलाया गया, फिर उनको इक्विप्ड किया गया, उन्हें ताकतवर बनाया गया, और जब वो ताकतवर बन गए तो अब उनके खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया। इस ऑपरेशन में उनका नुकसान नहीं होगा, उनसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा। शानदाना गुलजार साहबा का एक ट्वीट है, मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा। कल मैंने बाजवा को खींचा और उसकी गद्दारी और दहशत गर्दों की कहानी सबके सामने रखी। जनरल बाजवा और जनरल फैज को पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्द दोबारा आबाद करने का पोल मैंने और दीगर लोगों ने 10वीं दफा खोला है। नतीजा यह निकला कि आज मेरे कौमी असम्बली के हल्के NA-30 थाना हसन खेल पर फिर हमला करवा दिया गया है। दुनिया के सामने वादे हो कि मेरा जो हल्का है वो मादनियात से भरा हुआ है। अब मामला मादनियात का, ये सारे कहते हैं मादनियात का, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है, उनके लोग कहते हैं, उनके MNAs कहते हैं, फजल रहमान के लोग कहते हैं, ANP के लोग कहते हैं कि मामला तो मादनियात का है। और मादनियात का जो बिल पास करवाने की एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की, सबके सब उसके खिलाफ हैं। तो जनरल बाजवा ने यह प्रपोजल दी थी, ख्वाजा आसिफ ने इसका एतराफ कर लिया। जबकि DGI-SPR की पहली वाली कोई जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, वो जो एक आधी इंडिया के खिलाफ है उसको आप निकाल दें, बीच में से छोड़ दें। बाकी जो DGI-SPR की जितनी भी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनमें अगर किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे ज्यादा दुर्गत बनी है तो वो ये वाली है। नौजवानों ने सबूतों के साथ ऐसी दुर्गत बनाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हाल किया नौजवानों ने और सबूतों के साथ किया कि इसकी दूसरी कोई मिसाल माजी में नहीं मिलती। अब एक सवाल और पैदा होता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी पूछ रहे हैं कि जनाब उसामा बिन लादन और एहसानुल्लाह एहसान, इनकी सहूलतकारी पाकिस्तान में कौन कर रहा था? क्या इनमें से एक बनी गाला में रहता था और दूसरा जमान पार्क में रहता था? किसने इनकी सहूलतकारी की? ब्लैक वाटर को पाकिस्तान कौन लेकर आया? क्या इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के दफ्तर में उन्हें छुपाया हुआ था? जब सवालात आप उठाते हैं एक पॉलिटिशियन से, तो उनके हमायती या जो लोग हकायक को जानते हैं या तारीख जिन्होंने पढ़ी हुई है या जो तारीख के विटनेस हैं, वो फिर आपको दूसरी तरफ के हकायक भी बताते हैं कि जनाब आप दूध के धुले हुए नहीं है, ये गंद इस मुल्क में आपने मारा है, अब आप मलबा उठाकर सियासतदानों पर नहीं डाल सकते। तहरीक लबैक का नादरी लॉन्ग मार्च चल रहा है। चंद लोग बड़ी जज्बाती बातें कर रहे हैं, लेकिन हकायक मैं आपके सामने रख देता हूं दोनों तरफ के। नंबर एक तो यह है कि 2 साल तक फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए। तहरीक लबैक गायब, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की इन्होंने, आए खाना पूरी की और निकल गए, कुछ नहीं किया इन्होंने तहरीक लबैक ने 2 साल तक। अमेरिका बार बार जंगबंदी की करारदादों को वीटो करता रहा, यह अमेरिकन एम्बेसी जाने का इन्होंने कभी ऐलान नहीं किया, कभी नहीं किया। बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जबर हुआ, अस्पतालों पे अटैक हुए, सहाफी कत्ल हो गए, उलमा कत्ल हो गए, ईरान के ऊपर अटैक हो गया, इसराइल ने तबाही फेर दी वहां पे, लेकिन ये नहीं बोले तहरीक लबैक वाले, उस बीच में चुप रहे। बल्कि इस दौरान वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म और जबर हो रहा था उस पर आवाजें कसते रहे और उनको ताने देते रहे। इनकी क़यादत जो है वो मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गंदी और घटिया जुबान वहां पे ये लोग इस्तेमाल करते रहे मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठ के, जो जेब नहीं देती किसी भी आलिम को, किसी भी दीन को जानने वाले शख्स को। तो लंबी खामोशी के बाद बड़े अजीब वक्त पर उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया, और एहतजाज का ऐलान के लिए फिर कोई 8-10 दिन का टाइम दे दिया कि हम एहतजाज करेंगे फलाने दिन पे। अच्छा, जो ऐलान है ना, ये बात भी हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि तहरीक लबैक ने जो ऐलान किया वो इसराइल के हवाले से जो पॉलिसी है हुकूमत की बदलती हुई, उसके खिलाफ किया। लेकिन ये पॉलिसी आज तो नहीं बदली, ये तो हम आपको 2 साल से बता रहे हैं कि जो भी निकलता है फलस्तीन का झंडा उठा के उसको मारते हैं ये लोग। ये पॉलिसी तो बहुत पुरानी बदली हुई थी, शायद तहरीक लबैक को पता अब चला, तो उन्होंने उसके खिलाफ एहतजाज करने का फैसला किया। अब एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना आईनी और कानूनी हक है, और उन्होंने इसकी परमिशन भी ले ली। बाकायदा उनके पास कागज मौजूद है, वो दिखाते हैं जनाब ये डीसी का परमिशन है, हुकूमत का परमिशन है, ये हमने पूरा हर चीज़ कानूनी तकाजे पूरे किए, अनाउंस किया, तैयारियां की, अब हम जा रहे हैं मार्च करने, एहतजाज करने, रैली निकालने। मगर मौजूदा रजीम ने मुज़ाकरात करने की बजाय उनके ऊपर अचानक से हल्ला बोल दिया। ऐसा लगता है कि इस हुकूमत ने या इस रजीम ने यह फैसला किया था कि यह लड़ाई करनी ही करनी है, या ये पहले से तय था कि यह लड़ाई करनी है, क्योंकि इसमें मुज़ाकरात किए जा सकते थे, बातचीत की जा सकती थी। अच्छा, हुआ यह है कि तहरीक लबैक वाले भी आगे से मारते हैं, वो खाली मार नहीं खाते, तो पुलिस वाले भी बहुत सारे जख्मी हो गए। 11 अफराद अब तक तहरीक लबैक के मासूम और देहाती लोग शहीद हो गए और दर्जनों लोग जख्मी भी हो गए। लेकिन इस सारे अमल में जो सबसे घटिया और गलीज हरकत की है
पाकिस्तान के रियासती इदारों ने, जिसको बेगैरती आप कह सकते हैं, वो ये है कि उन्होंने एक मरतबा फिर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। तहरीक इंसाफ के कोई 1 लाख घरों का चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, तो तब किसी और को एतराज नहीं उठता, क्योंकि तहरीक लब्बैक पे भी हो रहा है, तो उन्हें आइडिया होगा कि ये कितनी तकलीफ दे चीज है। साद रिजवी के घर पे अटैक किया, बच्चे और औरतों को उठा के ले गए। कैसी बेशर्मी और डिटाई है, यानी ये तो किसी सूरत जायज ही नहीं है। खवातीन का इससे क्या ताल्लुक है, बच्चों का इससे क्या ताल्लुक है? वो अपने घर में मौजूद है, फिर वहां पे चंदे वंदे के बक्से खोल के दिखा रहे हैं, ये चंदा है, ये पैसे हैं, तो भी चंदा ही आता है उनके पास, और क्या आता है? आप किसी भी चले जाएं दरबार पे, आपको ऐसे ही चंदा मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा। बाकी सारे मौलवी अगर आपके साथ चल रहे हैं तो उनका चंदा ठीक है, इनका चंदा गलत है, ये कैसे हो गया? चंदा ही मिलेगा ना आपको दरबार से, घर से, आपको और क्या मिलेगा? क्योंकि वो इसका हिस्सा है, जैसे बहुत सारे और लोग हैं। कभी जाके वो शुफ करने वाला जो है उसका चंदे वाला बक्सा खोले, आपके कानों से धुआं निकलेगा। और बहुत सारे लोग भी हैं ऐसे। लेकिन जब ये रियासत सोच लेती है ना किसी को अब ये हमने करना है और इस तरह करना है, तो ये कर देते हैं। और अब खवातीन और बच्चों की जो तजलील की गई है, स्पेशली जो उसके घर के मनाजिर आ रहे थे साद रिजवी के, ये अफसोसनाक हैं, तकलीफ दें। ये हरकतें जेब नहीं देती रियासत को। ये घटिया और गंदी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बेशर्मी और ढिठाई पर मबनी ये कार्रवाई है, जिसे फौरन कंडेम करना चाहिए और तमाम लोगों को करना चाहिए। जिस तरह मैंने कल कहा कि जो DGISPR ने स्टेटमेंट दिया कि हुकूमत हमें कबूल नहीं है, इसको तमाम सियासतदानों को, वकला को, सिविल सोसाइटी को, जजेस को, सहाफ़ियों को और पाकिस्तान के हर शहरी को इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि भाई इनकी जरूरत कैसे हुई ये बात की। इसी तरह ये जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, हैदर मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक, फौजी अदालत से सजा दी, अब छूट कर आया है, उसके घर पर छापा मार के उसकी फैमिली के अंदर एक खातून को और उसके भाई को उठा लिया। अब बताएं ना, वहां पर भी तो जुल्म हो रहा है। तो माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, इज्जत सबकी होती है। तो ये ज्यादती है जो रियासत कर रही है, और ये बड़ी डिटाई से कहते हैं। तलाल चौधरी आता है, वो कहता है जी कि मरियम का दरवाजा तोड़ा, उसे गिरफ्तार किया, उसकी वालदा बीमार थी, उसका मजाक उड़ाया। तो तीनों चीज़ों का मैं जरा क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1, दरवाजा तोड़ा था सेक्टर कमांडर वालों ने, जिनके आजकल आप जूते पॉलिश कर रहे हैं। अगर इतने एतराज है तो उनको पकड़ के सजा दें, नंबर 1। और वो सिंध में हुआ था, वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, वहां पे जो सेक्टर कमांडर थे उन्होंने ये करवाया था। PTI ने बल्कि आपको मौका दिया था कि असेंबली में खड़े होकर एहतजाज करो, आवाज उठाओ, ये गलत हुआ है। नंबर 2, आप कहते हैं गिरफ्तारी हुई मरियम नवाज की, तो और बेशुमार औरतों की हुई, लेकिन मरियम नवाज की गिरफ्तारी इज्जत के साथ हुई। ना उसे सड़कों पे घसीटा गया, ना जलील किया गया, ना चपेड़े मारी गई, ना धक्के मारे गए, बल्कि कानूनी प्रोसीजर फॉलो करके उसको दिखा के उसे गिरफ्तार किया गया कि ये मेरा नाम है, ये FIR है। ये जरा सनम जावेद की तरह घसीट के गाड़ी में नहीं फेंक दिया, ना उसकी बहन की तरह घसीट के खींच के ले गए, ना बाकी खवातीन की तरह। नंबर 3 यह है कि इमरान खान ने या उसके किसी वजीर ने, मुशीर ने, या सोशल मीडिया का जो ऑफिशियल ओहदेदार है, किसी ने भी कभी भी मैंने नहीं देखा कि कुलसूम नवाज की बीमारी का मजाक उड़ाया, नहीं देखा मैंने। बल्कि इनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनकी बीमारी में उनके लिए दुआ की है। लाश का मजाक अगर किसी ने उड़ाया इस मुल्क में, किसी सीनियर सियासतदान ने, तो वो मरियम नवाज है, जिसने लाश का मजाक उड़ाया। अरशद शरीफ की लाश का एयरपोर्ट पे पड़ी है, इस औरत ने मजाक उड़ाया था। यह किरदार आपका है तलाल साहब। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने और दीगर आपके बहुत सारे वुज़रा ने इमरान खान